साल 1897 1897 भारत के लिए अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण था। एक तरफ स्वामी विवेकानंद अपने 11 सितंबर 1893 के शिकागो में दिए हुए ऐतिहासिक भाषण और 3.5 वर्ष के पश्चिम के प्रवास के बाद भारत वापस आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी को कोलंबो में उतरते हैं और मनुष्य निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उससे 8 दिन बाद ही 23 जनवरी को उस समय के संपूर्ण बंगाल के कटक शहर में, जो आज उड़ीसा में स्थित है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। कोई प्रेम से नेताजी कहता है तो कोई सुभाष बाबू। वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते के बारे में। जब सुभाष चंद्र बोस मात्र 20 वर्ष के थे तो उनके पिता जानकीनाथ बोस उनसे एक आग्रह करते हैं, क्या तुम इंग्लैंड जाओ और उस समय के प्रसिद्ध एग्जाम आईसीएस को क्लियर करो। सुभाष बाबू इंग्लैंड जाते हैं और आईसीएस के एग्जाम की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। लगभग 10 महीने बाद ही उनको आईसीएस के एग्जाम में बैठना होता है। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के बराबर का एग्जाम होता था। मात्र 6 पद थे और सुभाष चंद्र बोस चौथा पद लाकर आईसीएस को 21 वर्ष की उम्र में ही पूरा कर देते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, नई दृष्टिकोण भी मिलता है और साथ में आईसीएस का तमगा भी। लेकिन सरकारी नौकर बनना उनको पसंद ना था। उन्होंने अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा भी मारा और उनका पद भी उनकी झोली में डाल दिया। भारत वापस आते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाते हैं। 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं। 1938, 1939, 1921 से लेके 1941 के बीच लगभग 11 बार उनको मां भारती के लिए जेल में जाने का भी सौभाग्य मिलता है। और फिर छिड़ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, 1 सितंबर 1939। अंग्रेज बड़े चतुर थे। उन्होंने बिना किसी से पूछे भारतीय सैनिकों को युद्ध में धकेल दिया। सुभाष बाबू ने विरोध किया। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने लगभग 2 हफ्ते जेल में ही अनशन किया। अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी। सुभाष बाबू को वापस भेजा और उनको घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सुभाष बाबू नजरबंद थे और शांत हो गए थे। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। सुभाष बाबू ने सोच लिया था कि वो जर्मनी जाएंगे और वहां से भारत की आज़ादी का समर्थन मांगेंगे। लेकिन अंग्रेजों का जो पहरा था वो उनके ऊपर बहुत कड़ा था। सुभाष बाबू अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ भेष बदलते हुए रात को ही अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए गोमहो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उस समय के बिहार और आज के झारखंड में स्थित गोमहो रेलवे स्टेशन। वहां से आगे बढ़ते हैं, पेशावर पहुंचते हैं, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को और अंतिम लक्ष्य बर्लिन पहुंच जाते हैं, जर्मनी की राजधानी। हिटलर से मुलाकात भी होती है लेकिन मुलाकात सफल नहीं रहती। सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए और इंतजार करने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। जापान से बुलावा आता है। रास बिहारी बोस भी उनका वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। सुभाष बाबू U-180 जर्मनी सबमरीन से आगे बढ़ते हैं और मेडागास्कर में उनको I-29 जो सबमरीन थी जापानीज, वो उनको वहां से लेती है। और फिर सुभाष बाबू पहुंचते हैं जापान। जापान पहुंचते हैं तो रास बिहारी बोस से मुलाकात होती है। रास बिहारी बोस उनको इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह करते हैं। और फिर 46 साल की उम्र में 1943 में सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, ये वो फौज थी जिसमें युद्ध के बंदी थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। भारत के जो सैनिक जापान ने कब्जे में लिए थे वो उसमें मुख्यतः लड़ने के लिए तैयार थे। जो मुर्दों में भी जान फूंक दे वो सुभाष चंद्र बोस। और फिर 4 जुलाई 1944 का उनका ऐतिहासिक भाषण जो बर्मा में दिया था, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
21 वर्ष की उम्र में आईसीएस का एग्जाम क्लियर करने वाले, भारत मां के लिए 11 बार जेल जाने वाले, 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और युद्ध के बंदियों में से भी एक फौज खड़ी करने वाले सुभाष चंद्र बोस कहते हैं क्या मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं सब कुछ छोड़कर उनको अपना गुरु मान लेता और उनके चरणों में बैठ जाता। वो सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद का सुभाष चंद्र बोस के जीवन में प्रवेश मात्र 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। सुभाष बाबू लिखते हैं कि जब वो 15 वर्ष की उम्र के थे तो उनके पड़ोसी के घर स्वामी विवेकानंद का कुछ साहित्य उनको मिला। उन्होंने वो साहित्य पढ़ना शुरू किया और वो उनको इतना पसंद आया कि वो साहित्य वो अपने घर ले गए। दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, महीने पर महीने वो साहित्य को पढ़ते रहे, जिसमें मुख्यतः स्वामी विवेकानंद के कुछ पत्र और उनकी पुस्तक कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसको हम भारतीय व्याख्यान के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था, आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी मुक्ति और मानवता की सेवा। 8 जनवरी 1913 को अपने मंझले भाई को लिखे हुए पत्र में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, भारत की कैसी दशा थी और अब कैसी हो गई है, कितना सोचनीय परिवर्तन है। कहाँ है वे परम ज्ञानी महर्षि दार्शनिक, कहाँ है हमारे वे पूर्वज जिन्होंने ज्ञान की सीमा का स्पर्श कर लिया था। सब कुछ समाप्त हो गया है, अब वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पावन गंगा तट पर अब सामगान नहीं गूंजते, परंतु हमें अब भी आशा है कि हमारे हृदय से अंधकार को दूर करने और अनंत ज्योति शिखा प्रज्वलित करने के लिए आशा दूत अवृत हो गए हैं। वे हैं विवेकानंद, वे दिव्य क्रांति और मर्म वेधी दृष्टि से युक्त हो सन्यासी के वेश में विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए ही आए हैं। अब भारत का भविष्य निश्चय ही उज्जवल है। अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया या जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहाँ के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दोनों से ही अत्यंत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद के अनुरूप ही उन्होंने भी अपना पूरा जीवन भारत माता को निवेदित कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।